बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तय खाना कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दरवाजा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने टटोल का दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर तीसरी। हर तरफ गुप्त अंधेरा था, अजीब सी बू हर तरफ फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नाहिद कानों से जमशेद की आवाज टकराई। हाँ, इसने तड़प कर पुकारा। नाहिद। जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज में अजीब तकलीफ थी, सख्त करब। फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। मेरे इर्द गिर्द गोया धमाके होने लगे। 40 साल मैंने अपना सारा हाथों में थाम लिया। 40 साल हो गए और आज भी मुझे इस तरह महसूस होता है जमशेद की आवाज जैसे इसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में नमी उतर आई। जाने 40 वर्षों में कितनी बार ये ख्वाब देख चुकी हूँ। जमशेद और वो तय खाना। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी, जब मेरी उम्र 15-16 साल थी। पाकिस्तान बने चंद साल हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सखर में आबाद हो गए, यानी मैं, मेरे बड़े भाई अहमद और अम्मा अब्बा। जो घर हमें अलाट हुआ वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो हिंदुस्तान चले गए और वहाँ से आने वाले मुसलमानों को ये घर अलाट हो गए। पुरानी तर्ज के छोटे छोटे घर। हमारा घर भी छोटे कमरों पर मुश्तमिल था, छोटा सा सेहन और छत, मगर कमरों के अक्ब में एक तय खाना मौजूद था। ना जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियां मुकम्मल उतरने के बाद बाकी पानी में डूबी हुई थी। यहाँ कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। ना जाने वो कितना गहरा था। अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो इसके जमीन से टकराने की आवाज नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, इनमें ये तय खाना पुरस्रार मशहूर था। कुछ का कहना था कि इस तय खाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती थी, ऐन सीता देवी की मूर्ति के नीचे, क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल तौर पर बंद रहता था। इसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की जेरे निगरानी इनके खास दिनों पर ही खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तय खाने में अजीब सी बदबू पैदा हो गई। अब्बा ने तय खाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी थी और मुझे और अहमद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि हम अंदर ना जाएं। अहमद भाई मुझसे उम्र में बड़े थे। शरारतों की तरफ इनका कोई ध्यान न था, मगर मैं बहुत शरीर थी। अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तय खाने की कुंडी खोल देती। हम अंदर जाकर मुख्तलिफ तबसरे करते। इसी घर में आने के 2 साल बाद हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद हमारी रिश्तेदार फूफी आबदा हमारे साथ रहने लगी। इनके ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में थे। वो बहुत बूढ़ी थी, मगर जैसे तैसे घर का काम कर लेती थी। क्योंकि मैं इस वक्त छोटी थी, खाना वगैरह नहीं बना सकती थी, लिहाजा अब्बा इनके आने से बेफिक्र हो गए थे। वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो तालीम का सिलसिला खत्म हो गया। उस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज ना था, ना ही तालीम आम थी। आबदा फूफी मुझको गारदारी सिखाने लगी। मेरी हम उम्र सहेलियां मेरी तरफ आ जाती और कभी मैं इनके घर चली जाती। पुराना जमाना था, ना टीवी ना फिल्म का शौक। रसाले कभी कभार मिल जाते थे। मेरी कोई बहन न थी। अहमद भाई अब्बा के साथ दुकान में बैठते। सुबह के निकले, दोपहर को सिर्फ खाने के लिए थोड़ी देर आते, फिर निकलते तो शाम की खबर लाते। इशा की नमाज पढ़ते ही सो जाने का रिवाज आम था। मेरी फितरत इस माहौल के खिलाफ थी। एक पैर सहन में, दूसरा छत पर, कभी एक सहेली के घर, कभी दूसरी सहेली के यहाँ। कोई रोकने टोकने वाला ना था। आबदा फूफी तो बेचारी किसी शुमार में ना थी। इनको सुनाई भी कम देता और दिखाई भी कम देता। हम सहेलियां खूब मजे करती, रेडियो पर गाने सुनती, उल्टे सीधे डांस करते और सीता मंदिर से कहानियां जोड़ते। मैं अपनी दोस्तों में बहुत खूबसूरत थी। मैं बहुत नडार भी थी। शाम क्या रात के अंधेरे से भी कोई खौफ महसूस ना होता था। ऐसे ही मेरी दोस्ती
गली के एक लड़के जमशेद से हो गई। वो अहमद भाई का दोस्त भी था, अक्सर इनसे मिलने आता, फिर इनकी गैर मौजूदगी में भी चक्कर लगाने लगा। रफ्ता रफ्ता ये नाता प्यार में तब्दील हो गया। मैंने जमशेद के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्तों को भी नहीं। मुझे मालूम था मेरी सहेलियां मुझे मना करेंगी या फिर मुझसे मिलना तर्क कर देंगी। खैर हम छुप छुप कर मिलते। अब्बा और भाई घर ना होते। फुफ्फो काम से फारग होकर दोपहर में इतना लंबा सो जाती कि शाम में उठना मुहाल हो जाता। फिर हम होते और लंबी लंबी बातें। जमशेद कोई आवारा लड़का नहीं था, बल्कि बहुत शरीफ था। कम उम्री की मोहब्बत कहाँ कुछ सोचती है। जमशेद अक्सर कहता इसे यूं मिलना पसंद नहीं है, वो जल्द वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजेगा जब इसकी बड़ी बहन की शादी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। एक दिन अब्बा दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगे तो चकरा कर बैठ गए। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं बेटा, रात को नींद पूरी ना हो सकी, शायद इसका असर है। आप आज दुकान पर ना जाइए, आराम करें, अहमद भाई ने मशवरा दिया, मगर अब्बा ने किसी की ना मानी और दुकान पर चले गए। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज पर मैंने दरवाजा खोला। सामने जमशेद था। मैं निहाल हो गई। फुफ्फो सो चुकी थी। मैं जमशेद को अपने कमरे में ले आई। हम बातों में मशगूल हो गए। अचानक तेज दस्तक ने चुंका दिया। उस वक्त कौन हो सकता था? मैं जमशेद को खामोश रहने का इशारा करके दरवाजे की तरफ आई। मैंने झांक कर देखा तो जान निकल गई। अहमद भाई फिक्रमंद चेहरा लिए खड़ा था और अब्बा पीछे टांगे में तकरीबन लेटे हुए थे। या अल्लाह, अब क्या करूं? घबराहट से मेरा दिल बेहाल था। जल्दी से जमशेद को आगाह किया। वो डर गया। कोई दूसरा रास्ता ना था जहां से जमशेद को निकाल देती। छत मौजूद थी, किसी सीढ़ी के बगैर। बाहर से अहमद भाई मुस्तकिल दरवाजा बजाने लगे। एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने तय खाने की कुंडी खोली। देखो जमशेद, बस थोड़ी देर, जैसे ही वक्त साजगार होगा मैं तुम्हें निकाल लूंगी। मैं इतनी जल्दी में थी कि जमशेद के तासरात देखे बगैर इसे अंदर धकेल दिया और कुंडी लगा दी। वो मैं गुसल खाने में थी। अहमद भाई के पूछने पर मैंने बताया। अब्बा को क्या हुआ है? मैंने मजीद पूछा। पता नहीं, दुकान पर गिर गए थे। वो और टांगे वाला अब्बा को उठाकर अंदर ले आए और बिस्तर पर लटा दिया। मैं हकीम साहब को लेकर आता हूँ, भाई ने कहा और बाहर निकल गए। मैं तेजी से बाहर आई थी कि दो हजरात गली से आकर अब्बा के पास बैठ गए। उफ, मेरी सांस रुक गई। अब तो नामुमकिन हो गया। वो सारा दिन गुजर गया। अहमद भाई हकीम को ले आए, दवा दी, फिर अब्बा के पास बैठ गए। आबदा फुप्पो भी उठ गई। मैं फिक्रमंद थी। जिस तय खाने में चंद मिनट गुजारना मुश्किल था, वहाँ इतने घंटे खुदा खुदा करके शाम हो गई, फिर रात। अब्बा और भाई खाना खाकर सो गए। मैंने इंतजार किया, फिर छुपके से निकली। मेरे हाथ में मोमबत्ती थी। इस जमाने में बल्ब ही होते थे। तय खाने में तो रोशनी का सवाल दिन में भी ना होता था। इस वक्त क्या आलम होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता तय खाने की तरफ बढ़ी। बेचारा खौफ के मारे बेहोश ना हो गया हो, मैंने सोचा और तय खाने की कुंडी खोल दी। जमशेद, मैंने पुकारा। मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई। फिर मैंने तेज आवाज में पुकार लगाई। मोमबत्ती की रोशनी में झांका। सारी सीढ़ियां खाली थी। मैं कांपने लगी और हिम्मत करके सीढ़ियां उतरी। मैं रात के इस पहर अकेली आखिरी सीढ़ी तक चली गई। मेरा पांव पानी से टकराया। वहां कोई ना था। तय खाना खाली था। जमशेद कहाँ हो? मैंने कहा। मेरा दिमाग फटने लगा। मैं रोने लगी। जमशेद, तुम कहाँ हो? मैंने आंसू पूछे। अगर कोई कमरे में आ गया तो इसको क्या जवाब दूंगी? 40 साल गुजर गए। वो भयानक वाकया इस तरह मुझे याद है और अक्सर तड़पाता है। जमशेद का कोई पता न मिला। इसके घर वाले अचानक गुमशुदगी से गोया पागल हो गए। मेरा भी यही हाल था, मगर मैं अपना दुख किसी को नहीं बता सकती थी। घर वालों की अदम मौजूदगी में इसे तय खाने में जाकर ढूंढती, मगर कभी जवाब न आया। लेकिन अक्सर ख्वाब में वो मुझे पुकारता। इसकी आवाज में शदीद तकलीफ होती। फिर मेरी शादी हो गई। खुदा ने मुझे अच्छे शौहर और औलाद से नवाजा, मगर मुझे जमशेद की याद ने हमेशा बेचैन रखा। अब्बा के इंतकाल के बाद अहमद भाई ने अच्छे इलाके में घर ले लिया
اور وہاں شفٹ کر گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، پھر کبھی اس منحوس تہ خانے کو دیکھنے کا موقع نہ ملا، مگر جمشید مجھے اکثر نیند میں نظر آتا ہے، اتنا ہی پراسرار یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ تہ خانے میں جمشید کو دھکیلنے کی شدید غلطی پر سزا جانے کب ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔